हेलो, वेलकम बैक एन इको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर, इट मीन्स रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और ये आपका टोटल लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी पे होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग। और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और नो डाउट आप इस वीडियो को बहुत ही इंजॉय करेंगे और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आप मेरे साथ ऐसे ही लास्ट तक जुड़े रहे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते चलते कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे पहले सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आज की अपनी टॉपिक पे। देखिए आज जो हमें पढ़ना है वो क्लास 10th के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का ये पार्ट सेकेंड है। ये वीडियो लेक्चर सेकेंड है आपका। फर्स्ट पार्ट आपको ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं इस पे। तो चलिए हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिफाइन किया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे डिस्कस किया था। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे बताया था और ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पे बताया था। इस तरह से इसमें और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी के आधार पे मैंने रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया था। और आज के वीडियो में एक टॉपिक रह गया था उसमें जो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उसे आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करते हैं। तो जो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे अगर हम रिसोर्सेज को डिवाइड करने की कोशिश करें तो मेनली 4 कैटेगरी इसमें देखने को मिलती है आपको। पहला जो हो जाएगा आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा होगा इसमें डेवलप्ड रिसोर्सेज, तीसरा होगा आपका स्टॉक एंड फोर्थ होगा रिजर्वेस रिसोर्सेज। तो ये 4 कैटेगरी में आपका डिवाइड होगा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में अगर हम रिसोर्स को डिवाइड करें तो चलिए देखते हैं एक एक को बहुत डिटेल में और इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, मीनिंग देखते हैं इसकी। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, वो रिसोर्स जो आपके रीजन में फाइंड आउट होता है, जो आपके क्षेत्र में, जो भी आपका इलाका है लोकल क्षेत्र में, जैसे हम जनरली यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के क्षेत्र में जो पाया तो जाता है लेकिन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन उसका हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। एक्चुअली क्या है, ऐसे रिसोर्स जो हमारे इन्वायरमेंट में पाए तो जाते हैं बट हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब ऐसे कौन से रिसोर्स हैं इंडिया में? तो जनरली जब आप फोकस करेंगे इधर आप इंडिया के आप वेस्टर्न पार्ट में आप जब फोकस करेंगे, एग्जांपल के तौर पे राजस्थान एंड गुजरात, इन इलाकों में जब फोकस करेंगे तो आप देखेंगे हैव पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल पावर है फॉर द डेवलपमेंट के लिए पोटेंशियल पावर बहुत है। किस फॉर्म में? लाइक एज विंड एंड सोलर एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पा रहे और कर भी रहे हैं तो बहुत कम कर रहे हैं। अभी उसे हमें और बड़े पैमाने पर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया आपको राजस्थान और गुजरात में, आप राजस्थान में देखते हैं, कभी गए हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप राजस्थान गए कि नहीं। मैं तो गया हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग जगह। तो राजस्थान एंड गुजरात में जब आप देखेंगे तो राजस्थान में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, आपको जनरली पता है, और इसके साथ यहाँ हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं। सेम कुछ इफेक्ट इसका गुजरात में भी देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पोटेंशियल रिसोर्स बड़े लेवल पे है। किस फॉर्म में? हम विंड एनर्जी के रूप में जनरेट कर सकते हैं एंड सोलर एनर्जी के रूप में यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं बड़े पैमाने पे, बट अभी हम कर नहीं पा रहे, जिसका हम यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पूरे चैप्टर ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेवलप्ड रिसोर्सेज की बात करें तो डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है?
बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं, इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन हम बहुत सिंपल वे में आपको डिफाइन करेंगे। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, ऐसे रिसोर्स जिनका सर्वे किया जा चुका है, जो आइडेंटिफाइड है, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड। ऐसे रिसोर्स जिनका सर्वे किया जा चुका है, जो आइडेंटिफाइड है और जिनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी डिफाइन है, हैव बीन डिटरमाइन किया जा चुका है फॉर द यूटिलाइजेशन के लिए। जैसे आप कहेंगे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें जो आती हैं आपकी, वो डेवलप्ड रिसोर्स में आती है। डेवलप्ड रिसोर्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे रिसोर्स जिनका आप सर्वे कर चुके हैं, आइडेंटिफाइड कर चुके हैं, उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी क्वांटिटी कितनी पाई जाती है हमारे इंडिया में, कितनी क्वांटिटी में ये रिसोर्स है, ये सब आइडेंटिफाइड है। तो वैसे रिसोर्स को हम डेवलप्ड रिसोर्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने कहा ना आपको बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा, तो इससे आप बहुत इजी वे में आइडेंटिफाइड कर लेंगे, समझ लेंगे। अगर नेक्स्ट हम कैटेगरी की बात करें जिसे स्टॉक कहते हैं। स्टॉक, देखिए यहाँ दो कॉन्सेप्ट होता है, एक स्टॉक, एक फ्लो होता है। तो यहाँ फ्लो वाला कॉन्सेप्ट तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन यहाँ सिर्फ स्टॉक बताया जा रहा है। जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो कुछ आपके पास अवेलेबल होता है वो आपका स्टॉक होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक का। अब यहाँ रिसोर्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड, ऐसे रिसोर्स जिनका सर्वे किया जा चुका है और बट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसे रिसोर्स जो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जो हमारी जानकारी में जिनका सर्वे भी है, लेकिन ड्यू टू द टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी के कमी, लैक ऑफ बी यूज ड्यू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हम उस रिसोर्स का यूज नहीं कर पा रहे हैं। सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है स्टॉक का। इट मीन्स जो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जिनका हम सर्वेक्षण कर चुके हैं, इट मीन्स सर्वे कर चुके हैं, और लेकिन हम उनका यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास उनकी यूज करने की टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हो पाई है। ठीक है, तो इसलिए ड्यू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हम इन रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पा रहे। अगर एग्जांपल में मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो जैसे वाटर, जैसे पानी होता है, वाटर देखिए, वाटर इज कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस। मतलब जो वाटर होता है वहाँ उसमें इंपॉर्टेंट दो तरह की गैसेस पाई जाती हैं। जैसे आप जानते भी हैं कि H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइंड होता है, कंपाउंड होता है आपका वाटर। अब वाटर में चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो एक तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब एक बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, आप ये कह सकते हैं। बहुत बड़ी लेवल पे वहाँ से एनर्जी कलेक्ट की जा सकती है और इसका हम कहीं यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसी टेक्नोलॉजी अभी इन्वॉल्व नहीं हो पाई है कि हम उस वाटर के हाइड्रोजन को एज अ एनर्जी सोर्स में यूज़ कर पाए। तो इन द फ्यूचर अगर हमने कभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली तो ये भी हमारे लिए एक रिसोर्स का काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये हमारे कंट्री का स्टॉक के रूप में रिसोर्सेज है। अगर रिजर्वेस की बात करें, रिजर्वेस रिसोर्सेज ये भी है एक तरह का, तो ये भी आपका स्टॉक का ही एक पार्ट है, स्टॉक का ही एक पार्ट है रिजर्वेस रिसोर्सेज। तो इसमें क्या होता है, द रिजर्वेस दैट हैव बीन सर्वेड, ऐसे रिसोर्सेज जिनका सर्वे हो चुका है, एंड वी कैन यूज देम विथ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, और जिनको यूज करने की हमारे पास प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है, इजाद में है, मतलब इसको फाइंड आउट प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है जिससे इन रिसोर्सेज का हम यूज कर सकते हैं, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड आर नोन एज रिजर्वेस। बट अभी इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना हमने स्टार्ट नहीं किया है। अगर कर भी रहे हैं तो बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं, और इसका हमें बहुत बड़े लेवल पे करना चाहिए। जैसा हमने बताया ना, अभी
स्टॉक में बट डिफरेंट ये है कि ये ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जिससे हम इन रिसोर्सेज का यूज कर पाए, बट रिजर्वेस में है कि हमारे पास प्रेजेंट टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे इन रिसोर्सेज का यूज कर पाते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम रिजर्व रिसोर्सेज में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे द वाटर इन द डैम्स, आप देख रहे हैं कि हम डैम बना के वाटर के ऊपर डैम्स बना के उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं जो अपने डेली रूटीन लाइफ में यूज कर सकते हैं। लेकिन है भी कुछ, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो रहा है। अगर इसका हम बहुत बड़े लेवल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी सोर्स के लिए, रिसोर्स के रूप में। फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, इस तरह से डैम्स है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, इस सब का हम इस्तेमाल, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है बट इसका बड़े लेवल पे हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे कंट्री के रिजर्व रिसोर्सेज की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। चलिए, तो ये तो था आपका ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे आपके रिसोर्सेज की कैटेगरी थी, क्लासिफिकेशन था। अब हम जो बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अब है क्या यहाँ पे, अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब होता है, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए क्या, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। तो हम जानते हैं कि रिसोर्स क्या है, वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जिस तरह रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज वैसे ही फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना है, आपको हायर एजुकेटेड लाइफ जीना है, तो उसके लिए एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मतलब बेसिक नीड्स के लिए तो है ही रिसोर्सेज, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह आप जिस भी क्वालिटी में, बहुत सारे लोग का जो भी प्रोफेशन है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है, ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। लेकिन ह्यूमन बीइंग ने इसका, कहते हैं ना, अंधाधुंध, मतलब बिना सोचे विचारे इसका अनलिमिटेड यूज किया है, जिससे बहुत तरह की मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हैं आज के डेट में। देखिए क्या है, हम तो जानते हैं कि जो रिसोर्स है वो एक तरह का नेचुरल गिफ्ट है और यही मान के हम बस यूज करते जाते हैं। जैसे वाटर है, और जितना आपको नीड्स है उससे कहीं ज़्यादा आप यूज करते हैं। देख लीजिए, लोगों ने आजकल तो वो लगा रखा है, घर घर में समरसेबल लग चुके हैं। लोग एक बार बटन दबाते हैं, पानी निकल रहा है और उसका यूज़ कर रहे हैं। पता चलता है पानी गिर रहा है, वो वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये रिसोर्स है, क्या सोचकर ये रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं या उसका बड़े लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि इसकी कोई कीमत नहीं है, ये तो एज अ नेचुरल गिफ्ट है। बट इसी फॉर्म को, इसी सोच की वजह से बहुत तरह की प्रॉब्लम आज के डेट में क्रिएट हो गई है रिसोर्सेज के इनडिस्क्रिमिनेटली यूज की वजह से। अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पहला जो प्रॉब्लम आ रही है वो है आपका डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीडी ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। मतलब रिसोर्स का डिप्लेशन हो रहा है, इट मीन्स ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है रिसोर्सेज का। किस लिए, फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीडी, लोगों की लालच को पूरा करने के लिए। सेटिस्फाइंग द ग्रीडी ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल, कुछ लोगों की जरूरत को नहीं, लालच को पूरा करने के लिए, पूरा करने की वजह से हमारे रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, इट मीन्स ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल महात्मा गांधी ने भी 1950 के आसपास स्टेटमेंट दिया था कि हमारे इंडिया के पास इतने रिसोर्स अवेलेबल हैं कि जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर सकती हैं, बट किसी की ग्रीडी को नहीं, किसी की लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं। तो महात्मा गांधी ने भी बहुत पहले ये स्टेटमेंट देके क्लियर किया था कि हम अपनी ज़रूरत, हमारे पास रिसोर्स इतनी अवेलेबल है कि हम अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं, बट किसी के लालच को नहीं। देखते तो कुछ लोगों की लालच की वजह से हमारे रिसोर्स का क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें
एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। अब क्या हुआ है, आप देखेंगे तो हमारे कंट्री या बहुत सारी कंट्रियों में क्या हुआ है कि जो रिसोर्सेज का कुछ हाथों में ही, मतलब फ्यू हैंड में एक्यूमुलेशन हो गया, इट मीन्स कलेक्ट हो गया, और विच डिवाइड द सोसाइटी। इससे क्या पैदा होता है, सोसाइटी में डिवाइड्स पैदा होता है, और उसका रिजल्ट कुछ लोग बहुत रिच हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत पुअर हो जाते हैं। अब ये क्या, किस आधार पे, देखिए नेचर किसी के साथ डिवाइड वाला फॉर्म नहीं यूज करता है, किसी के साथ भेद नहीं करता है, लेकिन हुआ क्या एक्चुअली कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे वो कुछ हैंड्स में एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो इस वजह से हमारी सोसाइटी डिवाइड हो गई है रिच एंड पुअर, दो कैटेगरी, मेनली कैटेगरी में। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis। indiscriminate, अंधाधुंध रिसोर्सेज के इस्तेमाल की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा हो गई आज के डेट में। किस तरह की ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा हो गई, लाइक एज एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इस तरह की बहुत तरह की प्रॉब्लम आज के डेट में क्रिएट हो गई है। ठीक है, अभी तो ग्लोबल वार्मिंग का फिलहाल कुछ समय से और ओजोन लेयर की प्रॉब्लम सॉल्व है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैक्सिमम टाइम तक लॉकडाउन में लोगों ने जिया है, मैक्सिमम कंट्री में रहा है, तो लोगों ने पोल्यूशन थोड़ा कमी क्रिएट किया है, इस वजह से ये इसमें अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है, लेकिन लोगों की डेली रूटीन लाइफ इससे इन्फ्लुएंस हुई है। तो खैर अभी जैसे फिर नॉर्मल होगा सब वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम या ओजोन लेयर डिप्लेशन की प्रॉब्लम किस वजह से हुई, क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बर्बादी कर रहे हैं। तो ये तो थी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हमने समझा कि रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, तो है ही, और इसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ लोगों के अंधाधुंध इनडिस्क्रिमिनेटली यूज की वजह से रिसोर्सेज का बहुत तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उन सारे तीन मेजर प्रॉब्लम पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते अपने टॉपिक में, कुछ और टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं सस्टेनेबल, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और अक्सर बोर्ड एग्जाम में जरूर आ जाते हैं 1 या 2 नंबर में। अब इसका क्या प्रॉब्लम है, ये आप ऑलरेडी क्लास 9th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये क्या होता है, इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट। मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन कैसे, विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट, बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए जो हम डेवलपमेंट करते हैं। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विथ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। देखिए क्या है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट। पहला सेंटेंस, बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हुए जो डेवलपमेंट किया जाता है होना चाहिए, और डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि हम जो भी प्रेजेंट में कर रहे हैं उससे फ्यूचर की रिसोर्स डैमेज ना हो। मतलब फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखकर, फ्यूचर नीड्स जो फ्यूचर की जनरेशन उनकी नीड्स को ध्यान में रखकर हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसे हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। सिंपल सा थीम है, हमें प्रेजेंट टाइम ऐसे डेवलपमेंट करना चाहिए कि जिससे इन्वायरमेंट भी डैमेज ना हो, और दूसरा फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी ध्यान में रख के हमें प्रेजेंट टाइम में डेवलपमेंट करना चाहिए। इसे ही हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसको लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, अगर हम ज़्यादातर रखेंगे तो फिर हम प्रेजेंट में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इसमें
बहुत सारी कंट्रियां हैं, आप देखेंगे कुछ कंट्रियां तो डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग है और कुछ अनडेवलप्ड कैटेगरी में आती हैं, लेस डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में आती हैं। तो ये बहुत सारी कंट्रियों के लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो इकोलॉजिकल सिस्टम की थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने के लिए रियो डी जेनेरियो और समिट किया गया 1992 में। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो एक प्लेस का नाम था, वहां पे अर्थ समिट की गई। किसके लिए? पर्पस क्या था? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द 21st सेंचुरी के लिए। अब क्या है इसमें? इन द जून 1992 मोर देन 100 हेड्स, मतलब कंट्रियों के 100 कंट्रीज के हेड्स पार्टिसिपेट किए थे इसमें, ऑफ स्टेट मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इन्होंने मीटिंग की फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ये पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। किसको लेकर? ये सारी जो ग्लोबल वार्मिंग की जैसे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उस पे। एंड दे साइन एजेंडा 21, और इन्होंने एजेंडा 21 पे साइन किया। ये एजेंडा 21 किस बात को ध्यान में लेकर था कि अब हमें फ्यूचर में क्या करना है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। इट मीन्स ऐसा डेवलपमेंट करना है जिससे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रख कर डेवलपमेंट किया जाए, जिससे हमारा रिसोर्स जो है उसका हम क्या कहते हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज न करें और हम अपने फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखें। तो इन सारी बात को लेकर यहाँ पे एजेंडा 21 पे साइन किया गया और सभी 100 कंट्री के जो हेड थे उनके द्वारा ये अडॉप्ट भी किया गया और ये प्रोस्पेक्ट किया गया कि हम फ्यूचर में इसी के आधार पे अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह ये पहली कोशिश थी, आप कह सकते हैं पूरे, अब तो कहेंगे अर्थ समिट है, तो पूरी पहली बहुत इंपॉर्टेंट कोशिश की गई थी वर्ल्ड लेवल पे आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल सिस्टम को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। तो इस तरह ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर था, बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। आप नो डाउट बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत इजी वे में पढ़ा होगा, सिंपल। और मुझे नहीं लगता कोई डाउट, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होगा आपको। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपको तो आप मुझसे कमेंट कीजिए ना, कमेंट में पूछिए, हम आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।